गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रुपेश सिन्हा सब एग्ज़ाम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जानते हैं अभी जो है यूपी टीजीटी का और यूपी पीजीटी का बहुत बड़ा वैकेंसी आया हुआ है। यूपी टीजीटी का और यूपी पीजीटी का बहुत बड़ा ह्यूज वैकेंसी आया हुआ है और ये वैकेंसी आपका 3 से 4 सालों में आया है। और अभी आप लोगों के पास जितने लोग हैं, आप लोगों के पास बहुत ही सुनहरा चांस है, बहुत ही सुनहरा चांस है आप लोगों को मिला हुआ है। लगभग 16,000 के आसपास वैकेंसी है इसमें। और दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में और इसमें सभी सब्जेक्ट का आप लोगों का क्लास, सभी सब्जेक्ट का इसमें सीटें हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का इसमें आपका सीट है। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी अभी आई है उसके बाद फिर 4 से 5 सालों के बाद आपको मिलेगा। फिर टीचर का वैकेंसी जो है वो आपका 4 से 5 सालों के बाद मिलेगा। तो जो लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अपने सपनों को आप लोगों का पूरा करने का बहुत ही अच्छा समय है। ये समय फिर आपका चला जाएगा तो 4 से 5 सालों के बाद आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना है। और इसी क्रम में हम लोगों के YouTube चैनल एसबी एग्जाम क्लासेस ने यूपी टीजीटी और पीजीटी का क्लास शुरू हो चुका है। और हम लोगों का ये जो चैनल है वो आपका 2018 से ऑनलाइन मोड में जुड़ा है। उससे पहले हम लोगों का ऑफलाइन में सफलता दिलाने के बाद, ऑफलाइन में बहुत सारे लोगों को सफलता दिलाने के बाद 2018 से हम लोग ऑनलाइन मोड में आए हैं। और सभी एग्जामों में हम लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। चाहे वो बिहार स्टेट हो, सीटेट हो, जेटेट हो या और भी कोई अदर एग्जाम हो, सब में अच्छा खासा रिजल्ट हम लोगों का रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी समय को बिना गवाए हम लोगों के साथ जुड़िए। एसबी एग्जाम क्लासेस जो है, एसबी एग्जाम क्लासेस आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी और पीजीटी का क्लास लेकर आया है। और क्लासेस शुरू भी हो चुकी है, सभी क्लासेस शुरू भी हो चुकी है। तो हम लोगों के साथ जुड़िए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने सभी सपनों को पूरा कीजिए।
क्योंकि ये जो मौका आप लोगों के हाथ में आया है, फिर जब आएगा वो कम से कम 4 से 5 सालों के बाद आएगा। ठीक है, 4 से 5 सालों के बाद मिलने वाला है ये मौका। तो समय को बिना गंवाए आप लोग भी तैयारी में जुट जाइए और एकदम टू द पॉइंट और सिलेबस के अनुसार। हम लोगों का खासियत है सिलेबस के अनुसार चलना, सही तरीके से सारे कोर्स को पूरा करवाना। कोर्स पूरा होने के बाद उसमें एमसीक्यू और थ्योरी हर तरह का क्लासेस होगा। तो हम लोगों के साथ जुड़िए। हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पे ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप लोग मैसेज और कॉल कर सकते हैं और यूपीटीजीटी और यूपीपीजीटी से जुड़े हुए क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्लासेस सभी स्टार्ट हो चुके हैं और इसी क्रम में आज हम लोगों का क्लास कला का है। कला का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें आते हैं और आप लोग कितना समझते हैं और जानते हैं। क्लासेस आपको सभी तरह के मिलेंगे और हर सब्जेक्ट का क्लास आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न है कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? कला और शिल्प महाविद्यालय जो कि आपका लखनऊ में है के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है। 2016 के यूपीटीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? तो नेथेनियल हर्ड कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मिर्जापुर की गुफाएं जो है वो आपका कौन सा राज्य में, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? और ये काले हिरन के लिए विख्यात है। काले हिरन के लिए विख्यात है। तो हम लोग देखेंगे मिर्जापुर की गुफाएं आपका उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में है और जो काले हिरन के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, काले हिरन के लिए विश्व में विख्यात है। तीसरा जो प्रश्न है कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? जो बौद्ध धर्म के लिए। दोस्तों इसमें क्या है, अब एग्जाम का सभी पैटर्न बदल चुका है। एग्जाम लेने का पैटर्न बदल चुका है। अब प्रश्न जो है बहुत डीप में, कुछ प्रश्न आप लोगों के पास ऐसा आएगा एग्जाम में जो बहुत ही डीप में जाएगा और हम लोग उसी तरह से तैयारी करवाएंगे जो आपका सिलेबस के अनुसार हो
और एक भी प्रश्न कम से कम आपका 75 से 85% मार्क्स सिक्योर करे हर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है, क्यों फेमस है? तो बौद्ध कला को दर्शाती है। कन्हेरी गुफा बौद्ध कला को दर्शाने वाली गुफा है। तो ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कन्हेरी गुफा बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है और भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए चौथा प्रश्न, इसमें लेखक आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। बहुत सारे लेखक के बारे में पढ़ना है, समझना है और जानना है। तो क्लास आपका थ्योरी, क्लासेस जो होगी वो आपका थ्योरी और एमसीक्यू। ऐसा नहीं है कि थ्योरी हो गया बात खत्म, फिर आप लोगों को बहुत सारा प्रश्नों का प्रैक्टिस भी मिलेगा, बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस भी मिलेगा। तो चौथा प्रश्न को देखिए, अवतार सिंह पवार, यहाँ पे एक लेखक का नाम है। अवतार सिंह पवार के चित्र, उनका जो कला आता है, उनका शीर्षक, उस चित्र का जो है शीर्षक क्या, किस नाम से आता है? ठीक है, किस नाम से शीर्षक से वो लिखते हैं या चित्र को बनाते हैं? चलिए, तो वाल्मीकि, उनके चित्र का जो शीर्षक होता है वो आपका क्या है? तो वाल्मीकि होता है। हाँ, यहां पे हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को बताएंगे। चलिए पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रश्न, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताना है। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसमें उस कलाकार का नाम बताना है जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते थे। अपनी कला का प्रदर्शन वो किस तरीके से करते थे? तो लेखनी और स्याही का उपयोग करके। ठीक है, लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते थे। तो कौन थे वो, कौन से बंगाली कलाकार थे? तो जोगेन चौधरी, जिन्होंने ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग करके अपनी आकृतियों में प्रभावशीलता लाया था। चलिए छठा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? पहली बार प्रथम आधुनिक कला आंदोलन जो बंगाल स्कूल से चला था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? कौन से राइटर ने उसका नेतृत्व को किया था? ठीक है, तो आधुनिक कला का आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व अबींद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, जिनका अरब एक फेमस कलाकृति है। हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृति है अरब रात की श्रृंखला शीर्षक, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। प्रथम आधुनिक कला के जनक अबींद्रनाथ टैगोर थे और उनका एक प्रसिद्ध कला जो था, है ना, प्रसिद्ध कला अरब रात की श्रृंखला बहुत ही फेमस हुआ था। चलिए सातवां प्रश्न,
यहाँ पे खाली स्थान है कि चित्रों में हज ज्यादातर कलाकारों की छवियों को पंछी, मछली या शंभुक के रूप में देखते थे। कौन से ऐसे रचनाकार हैं, कौन से ऐसे कलाकार हैं जो ज्यादातर कलाकारों की छवियों को पंछी किस आकृति में बनाते थे? तो पंछी की आकृति में, मछली की आकृति में और शंभुक के रूप में। तो कौन से कलाकार ऐसे थे? ऑप्शन परितोष सेन, गुलाम मोहम्मद शेख, ए रामचंद्र या FN शुजा। ठीक है, तो ए रामचंद्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके चित्रों में ज्यादातर कलाकार की छवियों की पंछी, मछली या शंभुक के रूप में देखा जाता था। कौन थे? तो ए रामचंद्र। आप लोगों के लिए हम लोगों का चैनल लगभग 5000 प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटे नहीं, चाहे वो कितना ही डीप से पूछा गया हो। कोई भी प्रश्न हम लोगों का कोशिश रहेगा कि आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। यहां पे एक उपन्यास है, सुहाग के नुपुर, आया हुआ प्रश्न है ये। सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? सुहाग के नुपुर उपन्यास किसने लिखा है? तो अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर ने लिखा है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। और मेघराज, इनका एक और कलाकृति है मेघराज नाम से ये कविता को लिखते हैं। मेघराज नाम से कविता को लिखते हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अमृतलाल नागर सुहाग के नुपुर एक उपन्यास है, उसको लिखे हैं। और एक इनका और भी कलाकृति है, एक और भी है लिखावट, मेघराज। ये भी प्रश्न आ सकता है, मेघराज नाम का कविता लिखने वाले कौन है? तो अमृतलाल नागर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट एक कलाकार ऐसे हैं जो मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम क्या है? पेशे से वो रेडियोलॉजिस्ट हैं और कहाँ से संबंध है? तो मुंबई से, और वो कलाकार भी हैं। तो उनका नाम क्या है? ए रामचंद्र, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन या कृष्ण खन्ना? तो हम लोग आंसर को देखते हैं। सुधीर पटवर्धन जो रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और स्वशिक्षित कलाकार है। और आप लोगों के सिलेबस में बहुत सारे कलाकारों का वर्णन, आप लोगों को उन लोगों की कलाकृति को समझना है, उनके बारे में पढ़ना है और उससे आपका बहुत सारा प्रश्न आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू आपका कौन से राज्य में स्थित है? जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में आता है और मध्य प्रदेश का धार जिला में ये है। और इस जगह में परमार वंश हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। परमार वंश के
काल की कलाकृति, परमार वंश काल के कलाकृति का वर्णन आपको मांडू में मिलेगा। मांडू देखिए यहाँ पे कितना प्रश्न निकलता है। मांडू आपका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में धार जिला में और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और इसमें हम लोग कौन से कलाकृति के बारे में जानते हैं कि किस वंश के कलाकृति के बारे में जानते हैं? तो कौन सा वंश है? तो परमार वंश। परमार वंश के कलाकृति हम लोगों को मध्य प्रदेश से सटे हुए राज्यों में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा और उसी क्रम में आपका एक मांडू है। चलिए 11वां प्रश्न, बीजूका। बीजूका एक चित्र श्रृंखला है। बीजूका एक चित्र श्रृंखला है। आपको बताना है वो किसकी कलाकृति है। ठीक है, बीजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है कौन से व्यक्ति से? किस व्यक्ति का कलाकृति आपका बीजूका है? चलिए, तो अवधेश मिश्रा। अवधेश मिश्रा चित्र श्रृंखला किस नाम से चित्र श्रृंखला को बनाते हैं? तो बीजूका नाम से। अवधेश मिश्र चित्र श्रृंखला किस नाम से बनाते हैं? तो बीजूका नाम से। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? ये भी इस जगह में बहुत सारे कला के बारे में हम लोग जानेंगे। जब आप डिटेल से पढ़िएगा, हम लोगों के साथ जुड़िएगा, तब इसको हम लोग और भी डिटेल से जानेंगे। पल्लव वंश की राजधानी आपका कहाँ था? तो कांचीपुरम में। कांचीपुरम की कलाकृति, चाहे वो मंदिर आकृति हो या शहर का आकर्षण हो, हर चीज में बहुत ही प्रसिद्ध है। और अभी से नहीं, वो ऐतिहासिक इतिहास से जुड़ा हुआ भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है और उसमें हम लोग बहुत सारे कलाकृति को जानते हैं। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ? तो कांचीपुरम में। बादामी गुफा। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? यहां पे अगला जो प्रश्न है, बादामी गुफा कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा कर्नाटक। बादामी गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, शीतलवासन। शीतलवासन गुफाएं कहाँ स्थित है? शीतलवासन गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका कर्नाटक में स्थित है। हिंदू और जैन, इस गुफा में हिंदू जैन की कलाकृति और वादामी के चालुक्य का वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, शीतलवासन गुफाएं में हिंदू और जैन दोनों धर्म के कला के बारे में जाना जाता है और बादामी के चालुक्य का वास्तुकला का दर्शन भी हम लोग शीतलवासन गुफाएं में करते हैं। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध स्थान है। ये कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, और यहाँ की गुफाओं में कौन से चित्रों की छवियां हम लोगों को मिलती है? ठीक है, कौन से चित्रों की छवियां हम लोगों को मिलती है? तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के चित्रों की छवियां हम लोगों को मिलती है। चलिए
ठीक है। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकला। अजंता की चित्रकला, दोस्तों सभी प्रश्न आपका आया हुआ है, सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आते भी हैं। इसी तरह का प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है, क्या हम लोगों को बताती है? महाभारत के बारे में, पंचतंत्र के बारे में, रामायण के बारे में या बौद्ध जातक कहानियों के बारे में अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो बौद्ध जातक कहानियों का, बौद्ध जातक जो जुड़ा हुआ है वो आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है और अजंता की चित्रकला में हम लोगों को जो वर्णन किया गया है, जो वर्णन मिला है वो आपका क्या है? तो बौद्ध जातक की कहानियां। कहां पे स्थित है ये? तो महाराष्ट्र में। यहां पे एक चित्रकार का नाम है हंस दमयंती। हंस दमयंती एक चित्रकार का नाम है। ये किसका कलाकृति है? आप लोगों को बताना है ये किसका कलाकृति है। पनिकर जी का है, हेब्बार जी का है, एम.एफ. हुसैन जी का है या राजा रवि वर्मा जी का है? हंस दमयंती, ठीक है। तो हंस दमयंती जो है वो राजा रवि वर्मा जी का है। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा जी। हंस दमयंती से जुड़े हुए चित्रकार और लेखक कौन है? तो राजा रवि वर्मा जी। चलिए 18वां प्रश्न, जोगी मारा। जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जोगी मारा में ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन वहां के चित्रों का हिस्सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए मानव आकृति है वहां पे, मछली और हाथी, ये तीनों बना हुआ है। तीनों आपका बना हुआ है नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य, वहां के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगी मारा गुफा जो है, ठीक है, जोगी मारा गुफा में नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य का हिस्सा नहीं है। चलिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले शेर। ठीक है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले शेर कौन से प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला का अवशेष है? आप लोगों के सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता को भी पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए वहां की कलाकृतियों के बारे में जानना है और समझना है। वहां के कलाकृतियों के बारे में समझना है और जानना है, और ये पूरा डिटेल से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग एकदम अच्छे तरीके से जितना बेस्ट हो सकता है, ठीक है, जितना बेस्ट हो सकता है वो हम लोग आप लोगों को देंगे, ठीक है। चलिए, तो नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले शेर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला का अवशेष है? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 जगह था। तो नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले शेर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष है? तो मोहनजोदड़ो। चलिए 20वां प्रश्न, उस जगह का नाम बताना है जहां भारत कला भवन स्थित है। दोस्तों, उस जगह का
नाम बताना है जहां भारत कला भवन स्थित है। कला से जुड़ी हुई सारी गतिविधि आपका वहीं से होता है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? जयपुर में, बनारस में, भोपाल में और लखनऊ में। इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि ये आपका बनारस में है और आया हुआ भी प्रश्न है। ये प्रश्न आया हुआ भी है। उस जगह का नाम बताना है जहां भारत कला भवन स्थित है। ठीक है, तो कहां? तो बनारस, उत्तर प्रदेश में। चलिए, इसी प्रश्न के साथ हम लोग अपना ये क्लास को खत्म करते हैं। तो दोस्तों, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट और आपका यूपी टेट 2020 के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग का क्लास शुरू हो चुका है। क्लास का लगभग सभी सब्जेक्टों का, सभी विषय का क्लास शुरू हो चुका है। तो बिना समय को गवाए हम लोगों के चैनल में जुड़िए, एसबी एग्ज़ाम क्लासेस में जुड़िए। आप लोगों को नंबर दिया हुआ है। नंबर हम लोगों के स्क्रीन में दिखता है। ठीक है, तो जुड़िए और फाइनल कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। इन्हीं बातों के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं और इसका नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।